हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 21 एंड 22 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज़ है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के मामले में। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट आई है? एग्जाम में रिपोर्ट का नाम नहीं पूछा जाता है। बेसिकली इसमें पूछते हैं कि रिपोर्ट जो आई है वो किसने पब्लिश की है और किस रिगार्डिंग है। ठीक है, रिपोर्ट है हमारी इंटरव्यूवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ बात हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन की। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है एकदम उसका कंसेंसस है पूरा। ठीक है, तो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है, यानी कि इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी सेंसस आया नहीं है, बट यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.44 बिलियन है। ठीक है, वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन 1.425 बिलियन है। ठीक है, इससे पहले जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी। ठीक है, हम इसके हिसाब से 2024 के हिसाब से बात करें तो 0 से 14 साल के लोग जो हैं, ठीक है, 14 साल तक के जो लोग हैं वो इंडिया की 24% पॉपुलेशन जो है वो 0 से 14 साल की कैटेगरी में आती है। वहीं 17% पॉपुलेशन 10 से 19 साल के। ठीक है, 26% पॉपुलेशन फॉल होती है 10 से 24 साल की कैटेगरी में एंड 68% आते हैं 50 टू 64। ठीक है, 15 से 64 यूथ का जो पॉपुलेशन है 15 टू 64 सबसे ज़्यादा है 68%। ठीक है, वहीं 7% लोग जो हैं इंडिया में वो 65 ईयर्स प्लस हैं। एंड अपन बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि मैन की जो लाइफ यानी कितना कितना जीते हैं वो। ठीक है, तो 71 साल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एंड वीमेन के मामले में 3 साल ज़्यादा है। ठीक है, 74 हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है अशोक लेलैंड एंड साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है कि फॉर फाइनेंसिंग डीलर्स अंडर द बैंक्स डीलर फाइनेंस प्रोग्राम, यानी कि अशोक लेलैंड से, ठीक है, अगर आपको ट्रक खरीदना है या फिर यहाँ इसके जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे तो उस केस में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो साउथ इंडियन बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो 1929 में बना था ये। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं पीआर शेषाद्री एंड इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला बैंकिंग का न्यूज़ है हमारा अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है 23-24 में। ठीक है, 2023-24 में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है 1.35 लाख सीआर। ठीक है, इतना टैक्स कलेक्ट हुआ है। वहीं अगर हम प्रोविजनल टैक्स की बात करें तो 19.58 लाख सीआर है। अगला हमारा न्यूज़ है इरडा के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इरडा क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। जिस तरीके से बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को इरडा रेगुलेट करता है। तो इरडा का सिल्वर जुबली बनाया गया है और 19 अप्रैल 2024, यानी कि इसके 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जब इसके 25 साल कंप्लीट हुए थे उस ओकेजन पे इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है बीमा त्रिनीति के नाम से। ठीक है, ये ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा। इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी रहेगा, बाकी एक्सीडेंट का जो भी रिस्क रहेगा वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। उसी के साथ इरडा ने बीमा वाहक, ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक बनाए हैं बाई 31 दिसंबर 2024 टू एक्सपेंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया। ठीक है, अभी जो रूरल इंडिया में क्या है कि लोग कम ही इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बीमा वाहक केंद्र बनाए हैं सारी जितनी भी ग्राम पंचायत है उसमें, और इन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर 2024 तक हम सारी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे बीमा वाहक केंद्र बनाएंगे जिससे कि इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ हो सके। इरडा ने एज कैप हटा दिया है, यानी कि पहले ये था कि 1 अप्रैल 2024 से कि हर कोई इंश्योरेंस परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एज कैप को हटा दिया है कि हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में 1 अप्रैल 2024 से कोई भी और किसी भी एज का हो वो अब हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकता है।
इरडा की अगर हम बात करें तो 1999 में बना था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है एंड इसके चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा। अगला हमारा न्यूज़ है नेशनल अफेयर्स, डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ बात हो रही है संडे यानी कि 21 अप्रैल को सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स थे। ठीक है, कितने थे? 4,71,751 पैसेंजर्स, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट पे ट्रैफिक था। और फ्लाइट्स कितनी चली थी उस दिन? 6,128। इससे पहले ये हाईएस्ट है। ठीक है, इससे पहले 2023 में कितने पैसेंजर्स थे? 4,28,389 एंड उस दिन कितनी फ्लाइट्स चली थी? 5,899। अब हम बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स की। तो अजीत कुमार केके बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एमडी एंड सीईओ बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जेके शिवन। इनसे पहले अजीत कुमार केके से पहले जेके शिवन यहाँ के एमडी एंड सीईओ थे। धनलक्ष्मी बैंक ये बना था 1927 में एंड इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। इसकी टैगलाइन है तन मन धन। ठीक, अगला अपॉइंटमेंट है हमारा नलिन प्रभात बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये किसको रिप्लेस करेंगे? दलजीत सिंह चौधरी। अगला अपॉइंटमेंट है सपना तिवारी बनी है स्पेशल डायरेक्टर इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी में ये स्पेशल डायरेक्टर बनी है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये 1984 में बना था। अगला न्यूज़ है हमारा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील साइंड। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी एंड जेरा को आईएनसी। ठीक है, ये जेरा को आईएनसी क्या है? ये जापान की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, और ये जो रिन्यू एनर्जी ग्लोबल है ये इंडिया की कंपनी है। दोनों के बीच में टाई अप हुआ है कि ये उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, बाकी इंडिया का एम ये है कि ये 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे साल में। वहीं ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इसका एम ये है कि ये 2030 तक 1 लाख टन ग्रीन अमोनिया को प्रोड्यूस करेंगे। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी की अगर हम बात करें, ये बना था 2011 में एंड इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। इसके सीईओ हैं सुमंत सिन्हा। अगला न्यूज़ है हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। यहाँ बात हो रही है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की। ठीक है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? ये बिश्केक किर्गिस्तान में। इंडिया से यहाँ पे 30 रेसलर्स आए थे जिसमें 10 जो थे वो मेंस ग्रेस्को रोमन थे, 10 वीमेंस फ्री स्टाइल में थे एंड 10 मेंस फ्री स्टाइल में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से रेसलर को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट है उदित, इसको मिला है मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ना है ना मेंस फ्री स्टाइल या जो भी है इसमें कैटेगरी का याद रखना है कि कौन सी केजी में इनको अवार्ड दिया गया है और कौन सा मेडल मिला है। तो इसमें हमारे 4 लोग हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला है, बाकी 5 को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो कैटेगरी याद रखना है इसमें कौन सी केजी में दिया गया है। राधिका को मिला है वीमेन 68 केजी में, इनको सिल्वर मेडल मिला है। अंजू को मिला है वीमेन्स 53 केजी में। हर्षिता को वीमेन्स 72 केजी में। अभिमन्यु मेंस फ्री स्टाइल 70 केजी। ठीक है, ये नंबर याद रखने हैं इसमें। और इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। विक्की को मिला है मेंस फ्री स्टाइल 97 केजी कैटेगरी में। शिवानी पवार वीमेन्स 50 केजी। अंतिम वीमेन 65 केजी कैटेगरी एंड मनीषा लास्ट वीमेन 62 केजी। अगला न्यूज़ है हमारा युजवेंद्र चाहल बाई चाहल ये पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने आईपीएल में 200 विकेट लिए हैं। पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लिए हैं। अगला है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। मोहम्मद सलेम को अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलीम को दिया गया है। उन्होंने एक फोटोग्राफ लिया था गाजा में 17 अक्टूबर 2023 में। ठीक है, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे इस फोटोग्राफ के बारे में बात करें तो फोटोग्राफ में क्या है, एक पैलेस्टीन वीमेन है, इसका नाम है इनास आबू ममार, 36 साल की है ये
और ये अपनी भतीजी सैली की डेड बॉडी को पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो फोटोग्राफर वाला जो इवेंट हुआ था इसमें 61,000 एंट्रीज आई थी एंड यहाँ पे 3851 फोटोग्राफर्स थे। ठीक है, 3,851 फोटोग्राफर्स थे, 130 कंट्रीज से आए थे। 2024 में ये जो इवेंट हुआ है इसमें 61,000 एंट्रीज हुई थी। ठीक है, इतने फोटोग्राफ्स यहाँ पे लिए गए थे। अगला हमारा अवार्ड है रतन टाटा। रतन टाटा को अवार्ड मिला है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024। ठीक है, ये सेरेमनी अटेंड की थी एन चंद्रशेखर एंड रिकी केज। एन चंद्रशेखर कौन है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। रिकी केज कौन है? ग्रैमी अवार्ड के विनर हैं ये। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करेंगे 2008 में स्टार्ट हुआ था और इसको कौन देता है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। 2022 में कौन जीता था? फर्स्ट लेडी केन्या रसेल रूतो। ठीक है, 2023 में ये अवार्ड मिला था मिस्टर बिल गेट्स को एंड 2024 में ये मिला है रतन टाटा को। अगला स्टेट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने यूपी के उत्तर प्रदेश के 13 प्रोडक्ट्स को GI टैग दे दिया है। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पहला है हमारा गुड्स बनारस तिरंगी बर्फी। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? फूड स्टफ है ये। दूसरा प्रोडक्ट है बनारस लाल पेड़ा, ये स्वीट्स में आता है, ये भी फूड स्टफ है। तीसरा प्रोडक्ट है जौनपुर इमरती, ये स्वीट है, इसको भी GI टैग मिला है, ये भी फूड स्टफ की कैटेगरी में आता है। फोर्थ है हमारा बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में आता है ये। फिफ्थ है लकीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। ठीक है, फूड स्टफ के यहाँ पे 3 है, हैंडीक्राफ्ट के काफ़ी सारे हैं। फूड स्टफ की याद रख लेना, हैंडीक्राफ्ट की भी एक बार पढ़ लेना इसको। बरेली फर्नीचर, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। बरेली जारदोजी क्राफ्ट, यहाँ बनारस और बरेली के ही हैं मैक्सिमम हैंडीक्राफ्ट। यूपी के टोटल 13 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। हमने 7 प्रोडक्ट्स कवर कर लिए हैं। 8वां है पिकुवा होम फर्निशिंग, ये हैंडीक्राफ्ट में आता है। बनारसी तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। ठीक है, बनारस सहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी GI टैग दिया गया है। बनारस मुरल पेंटिंग एंड है चिरन गांव करोंडा ऑफ वाराणसी, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। एग्रीकल्चर के इसमें 2 ही हैं, 3 फूड स्टफ के हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे हैंडीक्राफ्ट के हैं। ठीक है, 13 है हमारा बनारस लाल भरवा मिर्च, इसका दूसरा नाम है रेड पिकल चिली। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ में है। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ का क्लासिकल डांस है कथक एंड यहाँ पे नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अगला न्यूज़ है हमारा एक्स्ट्रा हाईलाइट्स, यहाँ पे बात हो रही है भगवान महावीर निर्माण महोत्सव की। ठीक है, तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।